हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस आनिता सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, बेहतर चल रही है, राइट। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमेंडमेंट्स फॉर द May 21 अटेम्प्ट फॉर सीए फाइनल लॉ, दैट इज पेपर फॉर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, राइट। अब एक चीज आपको बता देना चाहता हूं मैं, लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स नेग्लिजिबल है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हो। एंड अदर थिंग दैट आई विल लाइक टू एडवाइज टू द स्टूडेंट्स इज दैट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इस बार के जो अमेंडमेंट्स हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं, मैं स्टूडेंट्स को स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि जो अमेंडमेंट्स नवंबर 20 के लिए आए थे और साथ ही साथ जो अमेंडमेंट्स May 20 के लिए आए थे, आप उनको भी अच्छे से करिए साथ में, राइट। ऑल द अमेंडमेंट्स दैट केम फॉर May 20 एंड ऑल द अमेंडमेंट्स दैट केम फॉर November 20, आप प्लीज उसे साथ में बहुत अच्छे से कीजिएगा। देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि उनसे क्वेश्चंस पूछा जाए एग्जाम जोन के अंदर। May 21 के अंदर अमेंडमेंट्स नेग्लिजिबल हैं, बट प्लीज डू स्टडी द अमेंडमेंट्स ऑफ November 20 एंड May 20 सेपरेटली, ऑल्दो इट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर बुक्स एज वेल, राइट, इन योर लेक्चर्स एज वेल, बट आप उसको अलग से कीजिएगा। एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी उसकी हाई रहेगी। अब अगर अपन May 21 के अमेंडमेंट्स की बात करें, देखो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मुश्किल से 15 मिनट का अमेंडमेंट वीडियो होगा और 15 मिनट के अंदर हम लोग सारे अमेंडमेंट्स कवर कर लेंगे। आपको अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अमेंडमेंट्स जो है कुल मिलाकर 5 ही चैप्टर्स में है। एक मीटिंग ऑफ बोर्ड में है, रादर कोई अमेंडमेंट है ही नहीं बोर्ड मीटिंग में, सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन है। दूसरा SCRA एक्ट के अंदर एक क्लैरिफिकेशन है। तीसरा सेबी एक्ट के अंदर एक क्लैरिफिकेशन है। चौथा IBC कोड के अंदर एक क्लैरिफिकेशन है जो पहले भी आ चुका था। और मेनली जो अमेंडमेंट्स है वो सिर्फ FCRA एक्ट के अंदर है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अमेंडमेंट सिर्फ FCRA एक्ट के अंदर ही है, राइट। तो टोटली ये 5 चैप्टर्स हैं। ये जो अमेंडमेंट शीट आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही कंसाइज अमेंडमेंट शीट है, 8 पेज में सारे अमेंडमेंट्स कवर्ड अप है। ये आपको मिल जाएगा www.apnamental.com में। आप जाइए www.apnamental.com में फ्री रिसोर्सेज सेक्शन के अंदर आपको ये अमेंडमेंट्स मिल जाएगा। हालांकि मेरे टेलीग्राम चैनल में भी शेयर होगा, आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग इन माई टेलीग्राम चैनल, दैट इज द लॉ एंड ऑडिट सागा बाय CS अनिता सराफ। बट क्या होता है कि टेलीग्राम चैनल में मैंने शेयर करा, फिर मैंने बाकी फाइल शेयर करा, तो हो सकता है आपको मिले नहीं कभी, लेकिन वेबसाइट में जाकर आपको सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, राइट। सो टोटल मिलाकर अमेंडमेंट जो है इन 5 चैप्टर्स के हैं। आप लोग फटाफट अमेंडमेंट शीट डाउनलोड कर लीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना बॉस यार, बिकॉज आपका लाइक हमारा इंकरेजमेंट भराता है, इससे हमें कुछ पैसा नहीं मिलता, सिर्फ हमारा उत्साह भरता है, राइट। तो देखना, सबसे पहले अगर हम बात करें बोर्ड मीटिंग की, तो बोर्ड मीटिंग के अंदर एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है सेक्शन 173 रूल 4 के अंदर। अगर आप याद करो तो सेक्शन 173 में हमने डिस्कस किया था कि जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं वो डिस्कस की जा सकती हैं, इवन बोर्ड मीटिंग जो होती हैं वहां पे मैटर्स डील किए जा सकते हैं इवन बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड, राइट। तो पुराने जमाने में क्या था, फिजिकल मीटिंग होना जरूरी था, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक सिनेरियो लेकर आया गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ऑडियो विजुअल मीन्स के माध्यम से भी चीजें डिस्कस हो सकती है। लेकिन रूल 4 के अंदर आपको याद होगा कि 5 ऐसे मैटर्स थे जिसके लिए बोला गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा चीजें डिस्कस नहीं हो सकती, जैसे मैटर्स रिलेटेड टू अमलगमेशन, मर्जर, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस तरीके से रूल 4 के अंदर 5 चीजें थी जहां बोली थी कि भैया यहाँ पे फिजिकल मीटिंग जरूरी है, ये 5 बातें आप क्या नहीं कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिस्कस नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर आ गया कोविड। अब कोविड में तो कंपनीज का फिजिकली मीट करना पॉसिबल ही नहीं था। सो दैट इज वाई लॉ मेकर एक रिलैक्सेशन को लेकर आया, एक क्लैरिफिकेशन लेकर आया और बोला सबसे पहले कि 30 जून 2020 तक ये 5 बातें भी आप क्या कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिस्कस कर सकते हो। लेकिन कोविड का इंपैक्ट तो बढ़ता गया, 30 जून 2020 तक चीजें सॉल्व नहीं हुई, तो उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया 31 दिसंबर 2020 तक, और अब उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2021 तक, ठीक है। तो रूल 4 के अंदर जो 5 बातें दी गई थी, approval of prospectus, board report, financial statement, matters relating to amalgamations, mergers, right। तो रूल 4 के अंदर जो 5 बातें दी गई थी, अब वो 5 बातें भी क्या की जा सकती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिस्कस की जा सकती हैं टिल 30th of June 2021, टिल 30th of June 2021। तो MCQ के पर्पस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिएगा जो अगला अमेंडमेंट है SCRA एक्ट के अंदर, SCRA 1956 के अंदर एंड सेबी एक्ट के अंदर सेम अमेंडमेंट है, सेक्शन नंबर्स अलग है, अमेंडमेंट सेम है। दैट इज सेबी के दायरे को कम किया गया है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स। नो व्हाट आर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स? जैसा आपने सुना होगा कंपनीज एक्ट के अंदर ISFC कंपनीज, ISFC सेट की गई हैं बाय द गवर्नमेंट। तो जैसे गुजरात है तो गुजरात साइड में सेट किया गया है ISFCs,
राइट तो एक जोन सेट किया गया है कि आप इस जोन के अंदर अगर कंपनी सेट करते हैं तो गवर्नमेंट आपको एग्जम्पशंस देती है, एक्सपोर्ट वगैरह के लिए काफी सारे टैक्स डिडक्शंस दे देती है, जस्ट लाइक द एसेज एक्ट। तो उस तरीके से सेट किया गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। तो अब ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर सेट की गई है, तो ये भी कंपनीज, तो इनको भी कौन रेगुलेट करता था? सेबी रेगुलेट करता था, राइट। लेकिन अब बोला गया कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर को रेगुलेट करने के लिए एक अलग से अथॉरिटी बनाया जाएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, और इनको सेबी रेगुलेट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को रेगुलेट करने के लिए एक अलग से अथॉरिटी बना दिया गया है जिसका नाम है आईएसएफसी अथॉरिटी। तो पहले इनको कौन रेगुलेट करता था? सेबी रेगुलेट करता था, लेकिन अब इनको कौन रेगुलेट करेगा? आईएसएफसी अथॉरिटी रेगुलेट करेगा। तो सेम अमेंडमेंट एससीआरए एक्ट के अंदर भी आया, सेक्शन 29B ऑफ एससीआरए एक्ट, एंड सेम चीज सेबी एक्ट के अंदर भी आया, सेक्शन 28C ऑफ सेबी एक्ट। बिकॉज एससीआरए एक्ट के अंदर भी सेबी पावर्स एक्सरसाइज करता है कंपनीज के ऊपर, और सेबी एक्ट के अंदर भी सेबी पावर्स एक्सरसाइज करता है कंपनीज के ऊपर। तो सेक्शन 29B ऑफ एससीआरए एक्ट 1956 जो कि इंसर्ट हुआ 1 अक्टूबर 2020 को, उसके अंदर बोला गया नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी किसी दूसरे कानून में जो भी लिखा गया है, ओवरराइडिंग ऑल ऑफ दैट, दूसरे कानून में जो भी लिखा गया है वो सब कुछ बाहर में जाए। द पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय द बोर्ड, बोर्ड यानी सेबी, shall not extend to an international financial services center, and this power shall be exercisable by the international financial services centers authority। तो ये चीज आपके एमसीक्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो आपको पूछ सकता है कि एससीआरए के रिस्पेक्ट में आप बताइए कि आईएसएफसी को कौन रेगुलेट करेगा? सेबी रेगुलेट करेगा, या फिर एनसीएलटी रेगुलेट करेगा, या फिर आईएसएफसी अथॉरिटी रेगुलेट करेगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा? कौन रेगुलेट करेगा? तो पूछा जा सकता है। सिमिलर अमेंडमेंट सेबी एक्ट के रिस्पेक्ट में है, सेक्शन 28C, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सेक्शन नंबर चेंज हो गया। उसके बाद आईबीसी कोड 2016 के अंदर अगेन एक क्लैरिफिकेशन है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे ये चीज, कि जब कोरोना आया तो कोरोना पैंडेमिक के अंदर बोला गया कि भैया सेक्शन 7, 9 एंड 10 जहां पे हमने डिस्कस किया है, दैट इज एप्लीकेशन फॉर द CIRP इज इनिशिएटेड अगेंस्ट ए कॉर्पोरेट डेटर, मे बी बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर, मे बी बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर, और मे बी बाय द कॉर्पोरेट डेटर हिमसेल्फ। लेकिन कोविड पैंडेमिक के वक्त बोला गया कि कोई भी नया एप्लीकेशन इनिशिएट नहीं होगा किसी कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ, बिकॉज हमें पता है कि सारी कंपनियां सफर कर रही है कोविड-19 पैंडेमिक में, है ना। तो उसी चीज को, ये चीज पहले हम डिस्कस कर चुके थे, बट दोबारा से इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में डाल दिया है, सो दैट इज व्हाई हम भी दोबारा से पढ़ रहे हैं। सस्पेंशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 7, 9 और 10। सेक्शन 7, 9 और 10 में जो भी लिखा है बाहर में जाए, बिकॉज सेक्शन 7 के हिसाब से तो फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या कर सकता है? इनिशिएट कर सकता है सीआरपी प्रोसेस अगेंस्ट ए कॉर्पोरेट डेटर हु हैज मेड अ डिफॉल्ट। सेक्शन 9 के अंदर हिसाब से तो ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन दे सकता है, सेक्शन 10 के हिसाब से तो कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन दे सकता है। तो बोला गया है कि सेक्शन 7, 9, 10 में जो भी लिखा है बाहर में जाए। No application for initiation of corporate insolvency process of a corporate debtor shall be filed for any default arising on or after 25th March 2020 for a period of 6 months। तो डेट कौन सा है? 25 मार्च 2020, जब कोविड पैंडेमिक का जो इंपैक्ट है वो चालू हुआ था, कि इस पर्टिकुलर डेट के बाद कोई भी नया केस फाइल नहीं हो सकता है फॉर 6 मंथ्स और सच फर्दर पीरियड एज मे बी नोटिफाइड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, राइट। तो दैट इज द क्लैरिफिकेशन, अगेन आपको पता होना चाहिए। अब फाइनली आ रहे हैं एफसीआरए एक्ट के अमेंडमेंट्स में, दैट इज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। तो यहाँ कुछ काम के अमेंडमेंट्स हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट है सेक्शन 3 के अंदर, प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। यहाँ कुछ नहीं किया गया है, खाली एक वर्ड इंसर्ट कर दिया है इन्होंने प्रोहिबिशन के लिस्ट में, पब्लिक सर्वेंट, राइट। तो अगर आप सेक्शन 3 के अंदर देखेंगे तो सेक्शन 3 के अंदर जो क्लॉज सी है, जहां बोला गया था कि कोई भी जज, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, ये लोग क्या नहीं रिसीव कर सकते? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते। तो उस चीज के होराइजन को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने वर्ड यूज कर दिया है पब्लिक सर्वेंट, कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट क्या नहीं कर सकता सर? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकता है। तो पब्लिक सर्वेंट एक वर्ड यूज कर दिया गया है। पब्लिक सर्वेंट होता कौन है? तो पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन दिया गया है, पब्लिक सर्वेंट मीन्स ए पब्लिक सर्वेंट जो कि डिफाइंड है इन द इंडियन पेनल कोड। Public servant means the public servant who is defined under section 21 of the Indian Penal Code। और अगर आप इंडियन पेनल कोड का डेफिनेशन देखोगे तो बोला गया कि भैया कोई भी बंदा जो नेवी में काम कर रहा हो, कोई भी बंदा जो एयर फोर्स में काम कर रहा हो, कोई भी सोल्जर हो, कोई भी जज हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, ये सारे लोग पब्लिक सर्वेंट हैं।
तो कुल मिलाकर होराइजन इंक्रीज कर दिया गया और बोला गया कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट क्या नहीं कर सकता सर, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बाकी एज सच और कोई अमेंडमेंट नहीं है यहाँ पे। उसके बाद सेक्शन 7, प्रोहिबिशन टू ट्रांसफर फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू अदर पर्सन। अब हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया था कि एक एंटिटी जो रजिस्टर्ड है टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन, वो अपना फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर ट्रांसफर करता है टू अनदर एंटिटी हु इज नॉट registered under the FCRA Act, who is not registered under the FCRA Act. So in that situation हमने डिस्कस किया था कि वो लोग मैक्सिमम कितना फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर कर सकते हैं, 10% ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही ट्रांसफर कर सकते हैं। हमने ऐसा डिस्कस किया था कि नॉर्मली अगर एक एंटिटी जो एलिजिबल है टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अगर वो ट्रांसफर करना चाहता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू अनदर एंटिटी जो कि रजिस्टर्ड नहीं है अंडर द FCRA एक्ट, तो वो 10% ही फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, राइट। लेकिन अब सेक्शन के जो लैंग्वेज में कह दिया है, अब सेक्शन के लैंग्वेज में जो चेंजेस कर दिए हैं, मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं, उसमें बोला है कि कोई भी व्यक्ति जो FCRA एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करता है, वो किसी और पर्सन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर नहीं करेगा। जो भी पर्सन जो रजिस्टर्ड है, जिसको सर्टिफिकेट मिला गया है, जिसके पास परमिशन है इस एक्ट के तहत फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने की, वो खुद फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर किसी और को ट्रांसफर नहीं करेगा। दैट इज व्हाट इट इज सेड इन द सेक्शन, राइट। तो अगेन अगर आप स्टडी मैटर भी देखेंगे तो ICAR ने अपने स्टडी मैटर में लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि लॉ का इंटेंशन है एक ब्लैंकेट प्रोहिबिशन लगाने का ऑन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय वन पर्सन टू अनदर। अब यहाँ पे अगर हम रूल 24 की बात करें, रूल 24 ऑफ FCRA एक्ट, तो रूल 24 के अंदर 10% का पॉइंट दिया हुआ है। बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेकर आप वहां 10% ट्रांसफर कर सकते हो, तो रूल 24 में 10% का पॉइंट दिया है। लेकिन स्टडी मैट में बोला है कि अब रूल 24 डिबेटेबल है। क्यों डिबेटेबल है? बिकॉज ऑफ द मॉडिफिकेशन इन द सेक्शन देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी दैट सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसफर का परमिशन रिफ्यूज कर दे, ठीक है ना। एंड दैट इज वाई रूल 24 डिबेटेबल है। रूल 24 का रेलिवेंस खत्म हो गया, यानी रूल 24 अब बेकार हो गया। प्रैक्टिकली अब कोई भी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन। लेकिन यहाँ पे एक डिबेट है, ऑथर्स के बीच भी एक डिबेट है। काफी सारे ऑथर्स रूल 24 को अलग मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रूल 24 में ट्रांसफर की बात की गई है, रूल 24 अभी तक एबॉलिश नहीं किया गया है, तो अपने को रूल 24 फॉलो करना है। और काफी सारे ऑथर्स मान रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द मॉडिफिकेशन इन द लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन नाउ द ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल। एंड आई से स्टडी मैट के लैंग्वेज को भी देखकर यही लगता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिबेट है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 8, रेस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। पहले क्या बोला गया था कि हर एक व्यक्ति जिसको रजिस्टर किया गया है, सर्टिफिकेट दिया गया है, परमिशन दिया गया है टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन, वो अप टू 50% ऑफ द मनी जो वो रिसीव कर रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के तहत, वो यूज कर सकता है टू मीट द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। कितना? 50%। फिर लॉ मेकर को अब लगा कि यार 50% बहुत ज्यादा नहीं हो गया क्या? 50% तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है। 1 करोड़ की फंडिंग मिल रही है और ज्यादातर दिखाया जा रहा है कि हम एडमिन में यूज कर रहे हैं, उसको मिस यूटिलाइज किया जा रहा है। बोला कम करो भाई, 50% बहुत ज्यादा हो गया, कम करो। तो कम करके ज्यादा 20% पे ले आए। पहले 50% था, 20% पे ले आए। तो अब क्या बोला, एवरी पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है, जिसको सर्टिफिकेट दिया गया है, जिसके पास प्रायर परमिशन अंडर दिस एक्ट और जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करता है, वो लोग अपना 20% ही पैसा क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में यूज कर सकते हैं। बोला गया कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में तो पैसा यूज ही नहीं कर सकते। शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, मार्केट फोर्सेस हो गया, ठीक है ना, जहां पे रिस्क है, चिट फंड हो गया, वहां तो यूज ही नहीं कर सकते पैसे को, FCRA एक्ट का पैसा को, बिकॉज वहां रिस्क है, ठीक है ना। और एडमिन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो सिर्फ अप टू 20%। पहले 50% था, अब 20%। तो स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, एडमिन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो अप टू 20%। और एडमिन पर्पस में भी किन चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते हो, उस चीज का लिस्ट दिया है कि व्हाट आर द अमाउंट्स दैट कंस्टिट्यूट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड व्हाट आर द अमाउंट्स दैट डू नॉट कंस्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो बोला गया है कि जो भी लोग इन्वॉल्व है डायरेक्टली गवर्निंग बॉडी में, एग्जीक्यूटिव कमेटी में, उनका जो डायरेक्ट खर्चा होगा, जैसे कि सैलरीज है, वेजेस है, ट्रैवल एक्सपेंसेस है, रेम्यूनरेशन है, राइट, जो भी डायरेक्ट खर्चे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, वाटर का खर्चा है, टेलीफोन का खर्चा है, प्रिंटिंग का खर्चा है, स्टेशनरी का खर्चा है, ये सारा कुछ आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर, राइट। ये सारा कुछ क्या आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर। जो रेगुलर खर्चे हैं, एडमिनिस्टर करने का खर्चा है, लॉयर का खर्चा है, रिटर्न फाइल करने का खर्चा है, रेंट है प्रीमाइसेस का, सैलरीज है, ये सारा कुछ एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा।
लेकिन जो वन टाइम एक्सपेंसेस है नॉर्मली, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने किसी को हायर किया फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च, उसका हमने एक्सपेंडिचर पे करा, उसमें हमने एक्सपेंडिचर इंकर करा, तो बोला कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर नहीं आएगा। आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर क्या नहीं आएगा। उसके बाद आता है सेक्शन 11, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें खाली क्या बोला गया है, इंक्वायरी की बात की गई है। बोला गया है कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी ऐसी सूचना मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लगता है कि इंक्वायरी कंडक्ट करने की जरूरत है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी कंडक्ट करती है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो एंटिटी है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रही है, इसने एफसीआरए एक्ट को वायलेट किया है, प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन किया है, तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि जो बचा हुआ फॉरेन कंट्रीब्यूशन है आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, या फिर आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक एंटिटी है जो रजिस्टर्ड है एफसीआरए एक्ट के अंदर, उसको 1 करोड़ का फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलने वाला था, 30 लाख का मिल चुका है, 50 लाख मिल चुका है, 50 लाख मिलना बाकी है। जो 50 लाख मिल चुका है उसमें 30 लाख यूटिलाइज हो चुका है, 20 लाख अब भी यूटिलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। तो 1 CR का फॉरेन कंट्रीब्यूशन था, 50 लाख मिल चुका है, 50 लाख मिलना बाकी है, 50 लाख के अंदर भी 30 लाख यूटिलाइज हो चुका है, और जो रिमेनिंग 20 लाख है वो अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ है। अब जो 50 लाख मिला है जिसमें 30 लाख का यूटिलाइजेशन हो चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलता है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट जब इंक्वायरी करती है ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलता है कि यहाँ पे मिस यूटिलाइजेशन हुआ है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है कि आप रिमेनिंग 20 लाख को यूटिलाइज ना करें। फर्दर जो रिमेनिंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 50 लाख का, उसको रिसीव करने से पहले भी उस एंटिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिएगा। जो रिमेनिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगा 50 लाख रुपीस का, उसको रिसीव करने से पहले भी अब क्या करना होगा, एंटिटी को सीजी का अप्रूवल चाहिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। उसके बाद आता है सेक्शन 12(1)(a) ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहां पे क्या बोला गया है, हर एक पर्सन जो एप्लीकेशन देता है अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी रिक्वायर्ड टू ओपन एफसीआरए अकाउंट इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 17। तो यहां पे सिर्फ सेक्शन 17 को रेफर कर दिया गया है, सेक्शन 17 में क्या है आगे देखेंगे। उसके बाद सेक्शन 12 इंपावरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिक्वायर आधार एज आइडेंटिफिकेशन। एक पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर इनहेंस कर लिए हैं और बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस एक्ट के अंदर ऐसा डाल सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस एक्ट के अंदर ऐसा डाल सकता है कि जो भी परमिशन लेने के लिए आएगा टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द एफसीआरए एक्ट, उनको आधार डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, उनको अपना आधार आइडेंटिफिकेशन कराना होगा, राइट। तो ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो डाल सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रोविजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा रिक्वायरमेंट इंसर्ट कर सकता है कि अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए या फिर आपको अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कराना है एफसीआरए एक्ट के अंदर, तो आपको अपना आधार कार्ड सबमिट करना होगा, आपको अपने ऑफिस बेयरर्स का आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा, आपको अपने डायरेक्टर्स का आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा, और अगर बंदा फॉरेनर है तो मे भी पासपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। तो ये वाला एक छोटा सा माइन्यूट पॉइंट है जो इंसर्ट कर दिया गया है। सेक्शन 14 है सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट। तो यहां पे पहले क्या था कि गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दे दिया, पहले एप्लीकेशन दिया गया, कंडीशंस पूरी की गई, गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दे दिया, गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया कि हाँ भैया यू आर एलिजिबल टू रिसीव द फॉरेन फंडिंग, यू आर अलाउड टू रजिस्टर योरसेल्फ, और उसके बाद रिन्यूअल का पॉइंट था, उसके बाद कैंसिलेशन का पॉइंट था, सरेंडर के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं लिखा था। अब बोला है एक एंटिटी जिसको परमिशन मिल चुका है, बाद में उसको लग रहा है कि पहले तो हमने सोचा था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करेंगे, समाज का भला करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो बाद में वो एप्लीकेशन दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम क्या करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं अपना सर्टिफिकेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी करेगा, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो जाता है कि एज सच देयर इज नो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट इन्वॉल्व्ड, देन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट का परमिशन दे सकता है। बस इतना बोला गया सेक्शन 14(a) के अंदर। सिमिलरली सेक्शन 15 में क्या किया गया है, सरेंडर्ड वर्ड ऐड किया गया है, सिर्फ हेडिंग में चेंजेस है, कंटेंट में चेंजेस नहीं है। पहले जो हेडिंग था क्या था, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन्स हुज सर्टिफिकेट हैज बीन कैंसल्ड, बिकॉज पहले सरेंडर्ड का प्रोविजन ही नहीं था। लेकिन अब क्योंकि सरेंडर का भी प्रोविजन आ गया है तो वहां पे लास्ट में ऐड कर दिया गया है और सरेंडर्ड,
मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन हु सर्टिफिकेट हैज बीन कैंसल्ड और सरेंडर्ड, यानी देयर इज अ चेंज ओनली इन द हेडिंग। सेक्शन 16 जो रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट का सेक्शन था, वहां भी इंक्वायरी का पार्ट डाल दिया गया है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, रिन्यू करेगा सर्टिफिकेट को। सो इन दैट सिचुएशन सर्टिफिकेट रिन्यू करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को तसल्ली करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए जो चाहे वैसा इंक्वायरी कर सकती है, और इंक्वायरी करने के बाद क्या करेगा, सर्टिफिकेट रिन्यू करके देगा। मतलब इंक्वायरी का एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दिया गया है। तो इंक्वायरी के बारे में दो जगह ऐड कर दिया गया है, एक सेक्शन 16 रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट के अंदर इंक्वायरी के बारे में ऐड कर दिया गया है, और दूसरा जैसा कि हमने देखा कि सेक्शन 11 जब रजिस्ट्रेशन दिया गया वहां भी इंक्वायरी के बारे में ऐड कर दिया गया है। सेक्शन 17 फॉरेन कंट्रीब्यूशन थ्रू शेड्यूल्ड बैंक। अब इसके अंदर क्या था, पहले क्या हो रहा था, ये बोला गया था कि भाई जो कोई भी शेड्यूल्ड बैंक के अंदर अकाउंट खोलकर एक एंटिटी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकती है, कोई भी शेड्यूल्ड बैंक के अंदर अकाउंट खोल के। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि अब अलग अलग शेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर लोग अकाउंट खोल रहे थे। तो अब अलग अलग शेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर लोग अकाउंट खोल रहे थे, तो पैसा ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कौन से शेड्यूल्ड बैंक में पैसा आया है। लेकिन अब क्या कर दिया है, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए लॉ मेकर ने एक प्रोविजन डाल दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो न्यू दिल्ली ब्रांच है, न्यू दिल्ली का एसबीआई ब्रांच, न्यू दिल्ली के अंदर जो एसबीआई है उसके अंदर ही आपको क्या करना होगा, एक अकाउंट खोलना होगा और सारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप वहीं रिसीव करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा, पैसा आ रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है, दिस मनी इज कमिंग इन, सिर्फ इसके लिए रेस्ट्रिक्शन है, बोला गया है कि जो शेड्यूल्ड अकाउंट, जो एसबीआई का अकाउंट है न्यू दिल्ली में, जो एसबीआई न्यू दिल्ली है, सिर्फ यहीं पैसा जमा करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो जो एंटिटी है वो सिर्फ एक ही अकाउंट खोल सकता है। ही मे हैव मल्टीपल अकाउंट्स इन डिफरेंट शेड्यूल्ड बैंक्स, बट पैसा आएगा एक ही अकाउंट में। जब भी फॉरेन फंडिंग आएगा इसी अकाउंट में आएगा, जब भी फॉरेन फंडिंग आएगा एसबीआई न्यू दिल्ली वाले शेड्यूल्ड बैंक के अकाउंट में ही आएगा। उसके बाद देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि इस बंदे के और भी 5-6 शेड्यूल्ड बैंक्स में अकाउंट है, तो ये बंदा ट्रांसफर कर सकता है। मान लीजिए 2 CR रिसीव कर रहा शेड्यूल्ड बैंक में, एसबीआई न्यू दिल्ली में, अब ये ट्रांसफर कर सकता है अलग अलग शेड्यूल्ड बैंक्स में। 50 लाख करके 4 अलग अलग शेड्यूल्ड अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है और अलग अलग अकाउंट से यूटिलाइजेशन कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसा जब जब आएगा सिर्फ और सिर्फ एसबीआई न्यू दिल्ली वाले ब्रांच में आएगा। ठीक है ना। तो ए पर्सन, ए एंटिटी हु इज रजिस्टर्ड अंडर द एफसीआरए एक्ट, ही मे हैव डिफरेंट शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट्स, दैट्स नॉट ए इशू। बट जब भी पैसा आएगा, जब भी फंडिंग मिलेगा, तो उसको एसबीआई न्यू दिल्ली के अंदर एक अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसी में उसको पैसा रिसीव करना पड़ेगा। मतलब पैसा आएगा एक ही जगह ताकि दिखे कि हाँ भैया सारा पैसा यहाँ आया है। फिर उसके बाद ही मैं ट्रांसफर टू डिफरेंट शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट एंड देन ही मे यूटिलाइज फ्रॉम द डिफरेंट शेड्यूल्ड अकाउंट्स, बट पैसा आएगा एक ही जगह। राइट तो ये छोटा सा पॉइंट है जो यहाँ पे क्या कर दिया गया है सर, इंसर्ट कर दिया गया है। आप एक बार इसको देख सकते हैं। तो बस इतना ही अमेंडमेंट है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो एफसीआरए एक्ट के अंदर ही मेजरली हमने अमेंडमेंट्स देखा कि ज्यादातर जो अमेंडमेंट्स हैं एफसीआरए एक्ट के अंदर ही हैं। सो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, जितने सेक्शंस के अंदर अमेंडमेंट आए हैं उसको अच्छे से कर लीजिए। सेक्शन 3 प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, पब्लिक सर्वेंट फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सेक्शन 7 जहां पे डिबेट भी है, प्रोहिबिशन टू ट्रांसफर फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू अदर पर्सन, जहां रूल 24 का एग्जिस्टेंस ही डिबेट में आ गया है। सेक्शन 8 रेस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, इफ 20% ही यूज हो सकता है, स्पेकुलेटिव में यूज नहीं हो सकता। एडमिन एक्सपेंसेस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 11 दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी कर सकती है। सेक्शन 12A आधार ऑथेंटिकेशन, 14A सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट, सेक्शन 16 रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट के वक्त इंक्वायरी एंड सेक्शन 17 फॉरेन कंट्रीब्यूशन थ्रू शेड्यूल्ड बैंक। राइट तो मेनली आपने देखा कि एफसीआरए एक्ट के अंदर ही अमेंडमेंट्स हैं। आईबीसी के अंदर कुछ अमेंडमेंट नहीं था, क्लैरिफिकेशन था। बोर्ड मीटिंग के अंदर एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन था। एंड अगेन एससीआरए एक्ट के अंदर और सेबी एक्ट के अंदर बोला गया था कि जो भी आईएसएफसी कंपनीज होंगी उनके ऊपर जो कंट्रोल रहेगा, जो पावर रहेगा उन एक्ट्स के अंदर वो आईएसएफसी अथॉरिटी का रहेगा, ना कि सेबी का रहेगा। तो बस इतना ही अमेंडमेंट है यार जो आपको याद रखना है। कुछ पैनिक करने का जरूरत नहीं है, कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अमेंडमेंट के लिए कुछ क्लासेस खरीदने की जरूरत नहीं है। क्लासेस लेना रिविजन के लिए लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए लीजिए, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ अमेंडमेंट।
राइट तो इतने अमेंडमेंट्स आपको काम चल जाएगा, आपको 2-3 घंटे अमेंडमेंट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है. दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन. एंड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज डू द November 20 अमेंडमेंट्स एंड May 20 अमेंडमेंट्स प्रॉपर्ली. ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू, टेक केयर. मेरे वॉइस क्लिप सुनते रहें, मुझे टेलीग्राम चैनल में फॉलो करते रहें, जो भी एडवाइस आपको दे रहा हूँ उसको मानते रहें. एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा है, ऑडियो क्लिप को अब ऑडियो एनिमेशन टेक्निक में कन्वर्ट किया है, उसको अच्छे से यूज करें. Right, and make sure that you clear your examination with flying colors. Love you all, take care.